हेलो, नमस्कार आप लोग को। हम लोग अभी तक चल रहे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग कोएगुलेशन तक पहुंच चुके थे। अब उसके बाद उसी कोएगुलेशन में बारी थी एक लॉ का, जिसको हम लोग कहते हैं हार्डी-सुल्ज लॉ। तो उसी के बारे में पहले चर्चा हम लोग करते हैं, उसके बाद तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो होगा हार्डी सुल्ज लॉ। या जरा सा पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। कोएगुलेशन पावर, उसके बाद उसी पर जाएंगे, लॉ उसी पर है। कोएगुलेशन पावर छोटा सा टॉपिक है, एक दो लाइन का। सिर्फ परिभाषा देखना है। दैट कैपेसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट which is used for coagulation of any colloidal solution is called coagulation power of that electrolyte। मतलब पिछले क्लास में हम बताए कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालने के बाद कोएगुलेशन प्रारंभ होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो कहता है वैसा क्षमता उसका जिसके कारण जाकर के जो है कि मतलब किसी भी चीज को कोएगुलेट कर सकता है, किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर सकता है, प्रेसिपिटेट बना सकता है, थक्का बना सकता है। उसको मतलब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों को जो है कि वो अलग अलग करने की क्षमता रख रहा है। उसी क्षमता को, उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कोएगुलेशन पावर। ठीक है, इट इज inversely proportional to its used amount। That is, coagulation power is proportional to 1 by amount of electrolyte और concentration कि कितना अमाउंट हम लोग यूज किए हैं उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थात अमाउंट ज्यादा यूज करेंगे, कोएगुलेशन पावर कम होगा, अमाउंट कम यूज करेंगे, कोएगुलेशन पावर अधिक होगा। जैसे मान लीजिए दूध में हम नींबू का रस डालते हैं और दूध में छेना का पानी डालते हैं, तो वैसे स्थिति में कहता है छेना का पानी जो डालने के बाद दूध कंप्लीटली फट जाता है, जबकि नींबू का रस डालने के बाद जब आप देखेंगे तो कुछ हल्का फुल्का पार्सली उसमें बचा रह जाता है। मतलब उसका जो पानी जो बचता है लास्ट में छेना निकलने के बाद, तो नींबू के रस से जो फाड़ेंगे दूध को तो उसमें जाकर के जो है कि कुछ दूधियापन ज्यादा रहेगा, और छेना पानी से जब यूज करते हैं तो वहां पर जाके सब जितना भी उसमें कैसिन प्रोटीन और
फैट जो भी है वो सब का सब अलग हो जाता है छेना के रूप में। तो इस प्रकार से जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर क्या है कि अमाउंट, अब दोनों का अमाउंट पर डिपेंड करे। अमाउंट ज्यादा यूज करेंगे तो इसका मतलब है जिसका अमाउंट ज्यादा यूज करना पड़े, बाय द वे नींबू के रस हमको उतने फाड़ने के लिए नींबू का रस अधिक यूज करना पड़े, तो इसका मतलब नींबू का रस का जो है कि कोएगुलेशन पावर कम है, जबकि छेना का पानी को हमको कम यूज करना पड़ता है तो उसका कोएगुलेशन पावर क्या है, अधिक है। इसको पहले लिख लीजिए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं हार्डी-सुलज लॉ। हार्डी-सुलज रूल या लॉ। According to this law क्या कहता है, तो कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of valency of ion of its ions, बस that is कोएगुलेशन पावर। कॉन्सेंट्रेशन पर तो हम लोग देखे, लेकिन यहां पर जो लॉ इन्होंने कहा वो नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये है हार्डी-सुलज लॉ। सो विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वैलेंसी of ions, their coagulation power will increase also, कि जैसे जैसे इसका नंबर ऑफ वैलेंसी बढ़ेगा आयन का, जस्ट हम लोग देखेंगे आवेश की संख्या जो होता है आयन पर, जो चार्ज होता है, तो वही तो उसका वैलेंसी है। जैसे SO4 -2 है तो -2 उसका 2 उसका क्या है, वैलेंसी है। PO4 -3 उसका क्या है, वैलेंसी है। तो वैसे कंडीशन में जाके जो भी वैलेंसी का चार्ज संख्या जो बढ़ता जाएगा तो उसका कोएगुलेशन पावर क्या होगा, अधिक होगा। तो जो भी पदार्थ हम डालेंगे उसमें जो आयन जो भी प्राप्त हो रहा है उस आयन के कोएगुलेशन पावर का जो मान निकलेगा उसके वैलेंसी के समानुपाती है। वैलेंसी बढ़ेगा, कोएगुलेशन पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको देखते हैं तुरंत एग्जाम्पल।
गया? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ वहां पर आपको समझाना है। हार्डी-सोल्ज लॉ आता है 2 नंबर वाला में क्वेश्चन में, तो इतना सा लिख करके एक भी एग्जाम्पल कम से कम दे देना है। एग्जाम्पल, Na plus Ba plus 2 Fe plus 3, तो यहां पर क्या हो रहा है? पहला चीज, नंबर ऑफ वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हैं, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां क्या है? 3 है। कोएगुलेशन पावर ये भी क्या होगा? विल इंक्रीज। अब उसके बाद इसी प्रकार से सिमिलरली Cl माइनस है, SO4 माइनस 2 है, PO4 माइनस 3 है, FeCN का होल 6 माइनस 4 है। तो यहां भी देख रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंसी इंक्रीजेज। नंबर 2, कोएगुलेशन पावर विल इंक्रीज। लिखिए, हो गया? तो जिस प्रकार से चार्ज की संख्या आपको बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे ही जाकर के जो है कि हमको यहां पर कोएगुलेशन पावर बढ़ेगा। मिटा दूं? तो कहीं भी ऑब्जेक्टिव में देता है, सब्जेक्टिव में देता है कि किसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो वो आराम से बता सकते हैं। जिस भी टाइप का क्वेश्चन आवेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, या किसका कोएगुलेशन पावर सबसे अधिक होगा, किसका कोएगुलेशन पावर सबसे कम होगा, इन सारे बातों की जानकारी हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज पर जाएंगे कि नंबर ऑफ चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका जाकर के जो है कि हम लोग कोएगुलेशन पावर जो है कि अधिक होगा। तो उसी हिसाब से जाके हम लोग यहाँ पर जाकर के जो है कोएगुलेशन पावर को क्लियर करेंगे। उस पर संबंधित जो भी सवाल होगा उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, जाके बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं, इसी से रिलेटेड टॉपिक है फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। तो कहता है
the minimum concentration of an electrolyte in millimole per liter required to cause precipitation, मतलब कोएगुलेशन और कोएगुलेशन of a solution in 2 hours is called coagulating value. Coagulating अथवा फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। तो कहता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद कि उस इलेक्ट्रोलाइट का मिनी मोल पर लीटर के हिसाब से कितना संख्या होगा जिसको डालने के बाद मिनिमम कितना हो सकता है, जिसको डालने के बाद 2 घंटे के दरमियान में जितना भी जो भी सॉल्यूशन लिए हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाए, कोएगुलेटेड हो जाए, थक्का बन जाए, तो वो मिनी मोल पर लीटर जितना भी लेना पड़ जाए उसका क्या कहलाएगा, कोएगुलेटिंग वैल्यू। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू its coagulation power. That is flocculating value one by coagulation power. So, with high coagulation power, of any electrolyte, its flocculating value will be low. मतलब कोएगुलेशन पावर ज्यादा, इसका मतलब फ्लोकुलेटिंग वैल्यू में क्या होगा, कम होगा। फ्लोकुलेटिंग वैल्यू यदि ज्यादा लेंगे तो कोएगुलेशन पावर का मतलब कितना अमाउंट डालना पड़ रहा है, जितना अमाउंट एक तरह से मोटा मोटी मिनी मोल पर लीटर जो आया तो मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट है कि कितना अमाउंट उसमें हम डाल रहे हैं, जो हम पीछे भी चर्चा करी। कोएगुलेशन पावर जो अमाउंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वही यहाँ पर कोएगुलेशन पावर जो है उसी अमाउंट को हम लोग यहाँ पर क्या कह दिए, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू या कोएगुलेटिंग वैल्यू, उसी का अलग नाम दे दिया गया। जितना अमाउंट लेना पड़ जाए, जैसे मान लीजिए बोले कि नींबू का रस हमको अधिक लेना पड़ रहा है, इसका मतलब कोएगुलेशन पावर उसका क्या है, कम है। और यदि हमको जाकर जो है कि छेना का पानी का हमको अमाउंट कम लेना पड़ रहा है, इसका मतलब उसका कोएगुलेशन पावर क्या है, अधिक है। तो वो इसी पर डिपेंड कर रहा है। लिखिए इसको, हो गया। अब इसको एक इसी आधार पर रिलेशन पर एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं।
On this basis, a formula can be obtained. क्या फॉर्मूला है? तो कोएगुलेशन पावर of first electrolyte by coagulation power of second electrolyte बराबर फ्लोकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट, उल्टा चलेगा, डिवाइडेड बाय फ्लोकुलेटिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट, ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, अपोजिट चलेगा हमेशा। तो यहां पर फर्स्ट का है तो यहां सेकंड है, तो वहां सेकंड है, यहां क्या है? फर्स्ट है। अब आगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का प्रोटेक्शन, संरक्षण। अभी तक हम लोग कोएगुलेशन करा रहे थे, मतलब कोलॉइड का डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज को सेपरेट कर रहे थे। अब यहाँ कहता है कि नहीं, सेपरेट नहीं करना है, सेपरेट होता रहे तो उसको बचाना है। जैसे आप कभी कभी घर में देखे होंगे, खास करके दूध के मामले में, कि दूध जब फटने के कगार पर पहुंच जाता है, या जैसे अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ा देर दूध गर्म नहीं करते हैं तो दूध फटने के कगार पर पहुंच जाता है, दूध जो है कि खट्टा महकने लगता है। अब उस खट्टा महकने का मतलब है कि दूध फटेगा, ये तो ठीक है, फिक्स्ड है, लेकिन उसको रोकना है। कैसे रोका जा सकता है? तो घर में आप मम्मी जी सबसे पूछेंगे तो वो लोग को, कुछ लोगों को मालूम होगा कि माने दूध फटते हुए हो, मतलब फटने वाला हो, तो उसको रोके कैसे? तो उसमें क्या करते हैं, मीठा सोडा थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा मात्रा नहीं डालते, थोड़ा सा मात्रा डालते हैं, जिससे क्या होगा, दूध फटने से बच जाएगा। मीठा सोडा अवेलेबल नहीं हो तो कपड़ा धोने वाला जो वॉशिंग सोडा होता है उसको और थोड़ा सा मात्रा डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, उससे और कम। यदि वो भी अवेलेबल नहीं है तब हम क्या करें, तो सर्फ जो यूज करते हैं उसका और थोड़ा सा मात्रा, मतलब सबसे कम मात्रा सर्फ का डालेंगे, उससे भी दूध फटने से बचाया जाए। उसके बाद गर्म कर दीजिए, डाल करके तीनों में से किसी चीज को डाल के गर्म कर दीजिए दूध को, दूध नहीं फटेगा। हल्का फुल्का टेस्ट खराब हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है या करके जो है कि हम अमाउंट कितना डाल रहे हैं। कहीं ज्यादा अमाउंट डाला जाएगा तो पूरा झाग उड़ जाएगा, उसके बाद टेस्ट ही खराब हो जाएगा। तो ज्यादा मात्रा नहीं डालना है, बहुत कम, 1-2 लीटर दूध है तो एक चुटकी उठा के हम डाल रहे हैं, 4 दाना डाल रहे हैं, तो वो जाकर के जो है कि क्या करता है, दूध फटने से बचा देता है। तो ये जाके हुआ प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, कि किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन होने वाला था, थक्का बनने वाला था, प्रेसिपिटेशन होने वाला था, और उसमें कुछ केमिकल्स हम डाल करके उसको थक्का होने से बचा लिए, तो ये प्रोसेस कहलाता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स।
कहता है that phenomenon by which coagulation of or precipitation of colloidal solution is stopped is called protection of colloids. Whereas used chemical substance is called protective colloids, and capacity of protection of that substance is called protective power. तो प्रोटेक्टिव पावर, प्रोटेक्टिव कोलॉइड और प्रोटेक्शन, तीन चीज कि ये घटना कहलाया प्रोटेक्शन। जिस पदार्थ का इस्तेमाल किए रोकने के लिए उसको कह दिए प्रोटेक्टिव कोलॉइड। जैसे वहां पर जो भी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या जो भी यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो, प्रोटेक्टिव कोलॉइड हो गया। और उसका कैपेसिटी जो वहां पर बताए कि किसी का मीठा सोडा थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा थोड़ा सा उससे कम, और सर्फ डालेंगे कास्टिक सोडा जिसमें प्रेजेंट है वो एकदम काफी कम मात्रा लेना पड़ रहा है। तो उसका प्रोटेक्शन पावर जो है, प्रोटेक्टिव पावर जो है, जैसा जैसा जिसका है कि सर्फ का प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है इसलिए उसका कम मात्रा लेना पड़ रहा है, कम मात्रा में ही रुक जाएगा। प्रोटेक्टिव पावर जिसका कम होगा तो उसका अधिक मात्रा लेना पड़ेगा। तो वैसे स्थिति में जाकर के जो है हमको यहाँ पर ये तीन चीज देखे, प्रोटेक्टिव पावर, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स और प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। अब यहां पर कहता है कि प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड्स या केमिकल सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा चलेगा, अपोजिट, दैट इज amount of protective colloids तो इसका अपोजिट, प्रोटेक्टिव कोलॉइड का अमाउंट ज्यादा यूज करेंगे उसका प्रोटेक्शन कम होगा, प्रोटेक्शन पावर कम यूज करेंगे तो इसका जो है कि अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए किसको कहते हैं प्रोटेक्टिव पावर, क्या होगा प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स किसको कहते हैं। अब इसी के प्रोटेक्टिव पावर को दर्शाने के लिए एक टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, गोल्ड नंबर। लिखिए पहले इसको,
हो गया? एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके प्रोटेक्शन के लिए जिलेटिन इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। ध्यान देने वाली बात है, जिलेटिन है लायोफिलिक, तो जब भी हमको रोकना है, किसका रोकना है, तो ये गोल्ड सॉल्यूशन है लायोफोबिक, तो लायोफोबिक का प्रोटेक्शन करना है, किसके द्वारा, लायोफिलिक के द्वारा। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आइसक्रीम, जिलेटिन is used as protective colloids। तो हमें से पता चल गया कि किसका किसका यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हमेशा ऑलरेडी कोई भी जो सॉल्यूशन लेंगे लायोफोबिक, उसका कोएगुलेशन से बचाने के लिए उसमें जो भी पदार्थ डालेंगे वो उसको हमको क्या होना चाहिए हमेशा, तो लायोफिलिक होना चाहिए, तभी जाकर के जो है कि हम उसको रोक सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं इसके कैरेक्टर में से एक लास्ट टॉपिक, गोल्ड नंबर प्रोटेक्शन पावर को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड नंबर दिस टर्म is given by जिगमोंडी। जिगमोंडी साहब ने जो है इस टर्म को लाया था। अब ये टर्म क्या है समझिए। अभी जस्ट बोले कि गोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं, अब इसमें गोल्ड सॉल्यूशन में हम लोग डालें नमक NaCl, तो ये कोएगुलेटेड होगा। सोना का घोल है, उसमें नमक जरा सा डाल दे तो वो थक्का बनना चालू हो जाएगा या चालू होने वाला होगा, तो ये थक्का बनाएगा, कोएगुलेशन कराएगा। और इसको रोकने के लिए प्रोटेक्टिव कोलोइड लेते हैं कोई, तो प्रोटेक्टिव कोलोइड जब लेते हैं तो इसका जितना अमाउंट लेना पड़ जाए इसको रोकने के लिए थक्का बनने से, उसी अमाउंट को कहेंगे क्या, गोल्ड नंबर। फिर याद रहे कि गोल्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसको थक्का बन माने कोएगुलेशन कराने के लिए क्या डाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जैसे डालेंगे थक्का बनना प्रारंभ होगा। अब इसमें प्रोटेक्टिव कोलोइड को डाल रहे हैं उसको रोकने के लिए, चाहे जिलेटिन हो या जो भी डाल रहे हैं, कहता जितना अमाउंट उसका डालना पड़ जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका गोल्ड नंबर। जितना अमाउंट डालना पड़ जाए, मतलब वो मिनीमोल में आता है कि नंबर ऑफ मिनीमोल, तो मिलीमोल में जाकर हमको जितना भी मिलीमोल होगा उतना जाकर के जो है कि उसका गोल्ड नंबर हो जाएगा। तो हम लोग परिभाषा दें,
कहता है when sodium chloride solution is added into gold solution, then precipitate of gold solution is started या starts, प्रारंभ हो जाता है। So that number of milligram of protective colloid which is used for protection of 10 ml gold solution on adding 1 ml of 10% NaCl solution is called gold number of protective colloids। प्रोटेक्टिव कोलॉइड जो है उसका जितना मिलीग्राम हमको लेना पड़ जाए तो वही मिलीग्राम क्या कहलाएगा, उसका गोल्ड नंबर। बस यहां देखना है नंबर ऑफ मिलीग्राम, यही हो गया गोल्ड नंबर। कि हमको 10 ml लेते हैं गोल्ड सॉल्यूशन बर्तन में, उसमें 1 ml डालते हैं सोडियम क्लोराइड 10% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब उसके बाद जब डालते हैं थक्का बनना प्रारंभ होगा, कोगुलेशन चालू होने वाला होगा। अब उसी में प्रोटेक्टिव कोलॉइड का डालते हैं अमाउंट नाप करके, जितना मिलीग्राम डालना पड़ जाए, जो वही जस्ट बोले मीठा सोडा जितना हमको मिलीग्राम डालना पड़ जाए, तो वो मिलीग्राम जैसे मान लीजिए 2 मिलीग्राम डालना पड़ गया मीठा सोडा को, तो वो 2 मिलीग्राम क्या हो जाएगा वहां पर, उसका गोल्ड नंबर। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर इसका गोल्ड नंबर होगा। और ये जाकर के जो है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूज्ड अमाउंट। जो अमाउंट यूज कर रहे हैं उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज गोल्ड नंबर 1 by amount of protective colloids। इसका उल्टा चलेगा, अमाउंट ज्यादा गोल्ड नंबर कम, अमाउंट कम गोल्ड नंबर ज्यादा, मतलब अमाउंट जितना यूज करना पड़ जाए उसका। सॉरी, यहां पर इनवर्सली नहीं होगा, डायरेक्टली होगा, इसलिए कि अमाउंट तो वही रहेगा ना, जितना मिलीग्राम लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गोल्ड नंबर भले इसका जो है कि प्रोटेक्शन पावर इसका जो है कि उल्टा चलेगा। एक लाइन और लिखते हैं, बट प्रोटेक्शन पावर जो है
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा गोल्ड नंबर का। गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्शन पावर उतना ही कम होगा, क्योंकि जितना अमाउंट हम यूज कर रहे हैं, अधिक अमाउंट यूज करेंगे इसका मतलब शक्तिशाली वो कम है, और जिसका अमाउंट कम यूज कर रहे हैं उसका शक्तिशाली अधिक है। तो वो जाकर के इस प्रकार से हम लोग जितना मिलीग्राम होगा गोल्ड नंबर उतना ही होगा, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बड़ा तो ये भी बड़ा, ये छोटा तो ये भी छोटा। अब गोल्ड नंबर जितना अधिक होगा उसका पावर क्या होगा, उतना ही कम होगा। गोल्ड नंबर जिसका कम होगा उतना ही पावर अधिक होगा। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए एक बार। हो गया? एग्जाम्पल्स, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली तत्कालिक यहां पर रहेगा आपके पास। तो जैसे है जिलेटिन, तो 0.005 से 0.01। हीमोग्लोबिन, तो 0.03। गम अरेबिक, तो 0.15। एग अल्ब्यूमिन, उसी प्रकार से पोटैटो स्टार्च, सोडियम ऑलिएट, गम ट्रेगाकैंथ और स्टार्च। पच्चीस से 50, 2 0.4, 25 और अल्ब्यूमिन का 0.08 से 0.10। तो ये था गोल्ड नंबर। जिसका अधिक है गोल्ड नंबर, इसका अधिक है, तो इसका जो है कि प्रोटेक्शन पावर कम होगा, और इसका सबसे कम है तो प्रोटेक्शन पावर सबसे अधिक होगा। तो बाय द वे सवाल में वहां पर देता है क्या है, सबका गोल्ड नंबर वहां दे देगा, कहेगा प्रोटेक्शन पावर किसका अधिक होगा किसका कम होगा। तो हमको याद रखना है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए प्रोटेक्शन पावर के, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वैसे कंडीशन में हमको देखना है कि गोल्ड नंबर जो है जिसका अधिक होगा उसका प्रोटेक्शन पावर कम, जिसका गोल्ड नंबर कम उसका प्रोटेक्शन पावर अधिक। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन का सारा कैरेक्टर्स देख लिए हैं। अब एक दो टॉपिक और इस चैप्टर में बचा हुआ है। एक है इमल्सन, जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को देखना है एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल। तो 1 से 2 क्लास और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।